क्या भारत के पड़ोस में एक और इस्लामिक मुल्क बनने जा रहा है? बताएंगे दोस्तों। बांग्लादेश के संविधान से सेकुलर शब्द हटाने का प्रस्ताव जारी, जिसके बाद सड़क पर उतर गई है बांग्लादेश की जनता, हिंदू समुदाय। जी हाँ, इतना ही नहीं बताएंगे, अब इस्कॉन के बैन की भी उठ गई है मांग। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में हिंदू नहीं है सुरक्षित। जी हाँ, और अगर इस मांग को नहीं माना तो हमले की धमकी भी दी गई है दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे फिर एक बार सामने आया कनाडा की ट्रूडो सरकार का असली चेहरा, खालिस्तानी गिरोह का हिस्सा रहे उस पुलिस अधिकारी को फिर दे दी क्लीन चिट। जी हाँ, कनाडा मंदिर हमले की जांच वाकई में बन गई है मजाक। बताएंगे इससे जुड़ी पूरी बड़ी खबर विस्तार से। साथ ही साथ बताएंगे आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का बेतुका बयान, कहा हमारे देश में आतंकी हमलों में भारत का है हाथ। जी हाँ, तो वहीं इतने दिनों में पहली बार भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की होगी मुलाकात, कब, कहां, किस वजह से, बताएंगे सारी जानकारियां। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां क्या भारत का पड़ोसी बांग्लादेश बन जाएगा इस्लामिक मुल्क। बांग्लादेश के संविधान से सेकुलर शब्द हटाने का प्रस्ताव। जी हाँ, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से वहां कट्टरता हावी होती जा रही है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं जो कि स्थापना के समय बांग्लादेश की मूल भावना के खिलाफ है। तो वहीं अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बांग्लादेश खुद को एक इस्लामिक मुल्क भी घोषित कर सकता है। जी हाँ, बांग्लादेश के शीर्ष कानून अधिकारी ने प्रस्ताव रखा है कि देश के संविधान से सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्दों को हटाया जाए। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असद जम्मा ने एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में कई दलीलें दी हैं। अटॉर्नी जनरल ने बांग्लादेश के संविधान के 4 सिद्धांतों में से 2 यानी कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही शेख मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का दर्जा खत्म करने की भी मांग रखी गई है। इसके अलावा संविधानेतर तरीकों से सरकार बदलने के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने की मांग की गई है। बांग्लादेशी कोर्ट में दायर की गई रिट याचिका में साल 2011 में तत्कालीन शेख हसीना सरकार द्वारा किए गए संविधान के 15वें संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई है। इस संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्षता की बहाली, चुनाव की निगरानी के लिए अंतरिम सरकार के सिस्टम को खत्म करना, संविधानेतर तरीकों से सत्ता संभालने और शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा देने के फैसले शामिल थे। कोर्ट में दलील दी गई है कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के नेता थे, हालांकि अवामी लीग पार्टी ने अपने हित में उनका राजनीतिकरण किया है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की सरकार में वो सारे फैसले लिए जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ ही साबित हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार का कहना है, उनके मंत्रियों का कहना है कि बांग्लादेश में मैक्सिमम संख्या यानी कि बहुमत में मुस्लिम समुदाय है, इसीलिए बांग्लादेश को मुस्लिम बहुल देश कहना चाहिए, ना कि धर्मनिरपेक्ष देश। ऐसे में यूनुस सरकार बांग्लादेश को मुस्लिम देश बनाने में जुट गई है, जो कि भारत के लिए बड़ा ही झटके की खबर साबित हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश में ऐसा कुछ लागू हो जाता है तो उसके बाद हिंदू धर्म का क्या होगा, वहाँ के अल्पसंख्यक लोगों का क्या होगा जो दिन रात अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कभी करोड़ों में हुआ करती थी, आज लाख में आकर रुक चुकी है और निरंतर ये कम होती जा रही है। क्या ठीक वैसे ही बांग्लादेश में भी हिंदुओं का खात्मा शुरू हो जाएगा? जो भी इस पर आपकी राय हो दोस्तों, वाकई में बड़ा ही सीरियस मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव मामला। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश की कोर्ट इस पर क्या जस्टिस देती है। क्या वाकई में यूनुस सरकार के समर्थन में ये फैसले लागू कर देगी या फिर ऐसा नहीं होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, हिंदुओं पर कैसे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसकी एक झलक आपको बताते हैं। अब इस्कॉन को लेकर एक मांग उठा दी गई है कि इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए और इस बैन को ना मानने वालों को धमकी दे दी गई है कि उन्हें मार दिया जाएगा। जी हाँ, बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद लगातार सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और खासकर हिंदुओं का जीना मुश्किल कर दिया है। दोस्तों, चटगांव स्थित इस्लामी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की है। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने इससे जुड़ा वीडियो शेयर किया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। वीडियो पोस्ट के मुताबिक चट्टोग्राम में हाल ही में एक रैली के दौरान विरोधियों ने कहा कि एक इस्कॉन को पढ़ो फिर कत्ल करो जैसे हिंसक नारे लगाए। राधा रमण दास ने वीडियो पोस्ट करके लिखा कि बांग्लादेशी मुस्लिमों ने मोहम्मद यूनुस को इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो वो इस्कॉन भक्तों को पकड़ना और बेरहमी से मारना शुरू कर देंगे। हालांकि दोस्तों, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन
लेकिन न भारत टाइम्स की खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्लीमा नसरीन ने अपने पोस्ट में इस्कॉन के सदस्यों के सामने आने वाले खतरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा कि हिफाजत इस्लाम ने आतंकवाद का आह्वान किया है, वे इस्कॉन सदस्यों को मारना चाहते हैं। क्या इस्कॉन एक आतंकी संगठन है कि इसे बैन किया जाना चाहिए? तो ये हाल है दोस्तों बांग्लादेश का, जहां पर एक तरफ बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, तो दूसरी ओर हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, घर से बेचारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक डर का माहौल छाया हुआ है हिंदू समुदाय में। वो दूसरे देश भी नहीं जा सकते, क्योंकि दूसरे देश में जाने के लिए भी प्रॉपर बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलेंगे तो उनको मार दिया जा रहा है। अब आप ही बताइए दोस्तों, इस माहौल में हिंदू समुदाय या यूं कहे अल्पसंख्यक समुदाय कितना ज्यादा अपने आप को जीते जी मरता हुआ महसूस कर रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा पूरा देखने के बाद। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लग रहा है कि बांग्लादेश के इन हिंदुओं, इन अल्पसंख्यकों की मदद होनी चाहिए और भारत को भी कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, तो सामने लाइक का बटन है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करिएगा, ताकि हर किसी तक ये खबर पहुंच सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। 1 सेकंड का काम है दोस्तों, बटन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, फिर एक बार सामने आया ट्रूडो सरकार का असली चेहरा। खालिस्तानी गिरोह का हिस्सा रहे पुलिस अधिकारी को निलंबित करने के बाद दे दी है क्लीन चिट। दोस्तों कनाडा मंदिर पर हमले की जांच बन चुकी है मजाक। खालिस्तानी झंडे के साथ हिंसा करते दिखे उस पुलिस अफसर को मिल गई है क्लीन चिट। दरअसल खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण निलंबित किए गए एक पुलिस अधिकारी को कनाडा सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर के परिसर में जाकर श्रद्धालुओं पर हमला किया था। कनाडा की क्षेत्रीय पुलिस ने कहा कि मंदिर पर हमले के वायरल वीडियो में देखा गया है कि पुलिस अधिकारी हरिंदर सोही उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। 3 नवंबर के कई वीडियोस में सोही आक्रामक तरीके से खालिस्तानी झंडा लहराते हुए देखा गया था। अब कनाडा की स्थानीय पील पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जांच के दौरान अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का कानूनी रूप ढंग से पालन किया। ये घटना दिवाली के सप्ताहांत की है, जब खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने ब्रैम्पटन स्थित हिंदू सभा मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की, जहां भारतीय उच्चायोग ने सार्वजनिक शिविर लगाया हुआ था। जब भीड़ भाड़ में भारत विरोधी नारे लगा रही थी, तो पील पुलिस के सार्जेंट सोही ने खालिस्तानी झंडा थाम रखा था। आपको याद होगा दोस्तों, हमने इस खबर को भी कवर किया था। अब ऐसे में जब विवाद बढ़ी थी, कनाडा की सरकार पर ट्रूडो पर दबाव बढ़ा था भारत की तरफ से, तो तुरंत इस पुलिस अधिकारी पर एक्शन लिया गया था, उसको निलंबित कर दिया था। लेकिन जब बात शांत हो गई, या यूं कहेगी कि बात पुरानी हो गई, ओल्ड हो गई, तो फिर से इस पुलिस अधिकारी को ऑन सर्विस कर दिया गया, क्लीन चिट दे दिया गया, जो कि ट्रूडो सरकार का असली चेहरा दर्शाती है, दिखाती है। इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों, बताइएगा जरूर। इससे साफ झलकता है कि ट्रूडो सरकार भारत के लोगों को वाकई में परेशान करना चाहती है, परेशान कर रही है, और एक्शन लेने का सिर्फ दिखावा करती है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का बेतुका बयान, कहा हमारे देश में आतंकी हमलों में भारत का है हाथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार अपने देश में आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा पा रही है और भारत पर गंभीर आरोप लगा रही है। दरअसल पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों तक अपनी जमीन पर आतंकवाद पनपने दिया। अब ये आतंकी पाकिस्तान के लिए ही सिर का दर्द बन चुका है। आए दिन पाकिस्तान में कहीं ना कहीं आतंकी हमले हो रहे हैं, जिनमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। अब इन सब के बीच पाकिस्तान आतंकवाद पर कंट्रोल लगाने की जगह भारत पर ही आरोप मढ़ने लगा है। पाकिस्तान अपने देश में हो रहे आतंकी हमलों में भारत के कथित समर्थन का आरोप लगा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, लाओस में हो सकती है भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात। एक्सपर्ट ने क्या कहा इनके बीच बैठक को लेकर बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अगले हफ्ते लाओस में होंगे। राजनाथ सिंह जी आसियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक ADMM की बैठक में भाग लेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान उनकी चीनी समकक्ष रक्षा मंत्री डोंग जून के साथ मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईस्टर्न लद्दाख में दोनों पक्षों के पेट्रोलिंग अरेंजमेंट पर सहमति के बाद दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर पर यह पहली मुलाकात होगी। दरअसल राजनाथ सिंह जी आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों और दूसरे 8 देशों के मंत्रियों के बीच होने वाली सालाना बैठक में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। लंबे अंतराल के बाद हुई इस मुलाकात के बाद भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट को लेकर हुई पेट्रोलिंग समझौते की दिशा में बढ़े कदमों का स्वागत किया था। वहीं बता दें, चीन यात्रा पर प्रचंड ने घेरा तो नेपाली पीएम ने दे दी सफाई। क्या बोले ड्रैगन समर्थक ओली, बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पद संभालने के बाद अपनी पहली यात्रा पर चीन जाने वाले हैं। इसको लेकर KP शर्मा ओली ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हाल में होने वाली चीन की यात्रा भारत से संबंधों को खराब नहीं करेगी। गुरुवार को काठमांडू के
कांतिपुर कॉन्क्लेव के समापन सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा वो भारत की जगह पहले चीन जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि संबंधों को नुकसान होगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में ओली चीन की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा को लेकर पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आरोप लगाया कि सरकार विदेश नीति में संतुलन बनाने में नाकाम रही है। ओली ने कहा कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और हमने कभी नहीं कहा कि हम भारत का दौरा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम वहां जाना चुनते हैं जो सुविधाजनक हो। परंपरागत रूप से नेपाली प्रधानमंत्रियों ने पद संभालने के बाद सबसे पहले भारत की ही यात्रा की है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में अपनी सेना क्यों तैनात करना चाहता है चीन, भारत के लिए क्या है इसके मायने बता दें। पाकिस्तान में काम कर रहे चीन के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच चर्चा है कि चीन अब पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करना चाहता है और इसकी मंजूरी देने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। पिछले महीने कराची एयरपोर्ट पर एक बम ब्लास्ट में 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। दोनों इंजीनियर थाईलैंड से छुट्टी मनाने के बाद काम पर लौटे थे। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चीन अब पाकिस्तान में काम कर रहे इंजीनियरों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स पर चीन के इंजीनियर काम कर रहे हैं। इनमें सबसे अहम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी है। सीपीईसी चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस साल सीपीईसी पर काम कर रहे कई चीनी इंजीनियरों पर हमले हुए हैं। तो वहीं बता दें, ऑक्सफोर्ड अध्यक्ष पाकिस्तान की है कठपुतली। जी हाँ, यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर पर बहस के दौरान हुआ हंगामा। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन ने कश्मीर पर बहस का आयोजन किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है। भारतीय मूल के छात्रों ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के अध्यक्ष इब्राहिम उस्मान मोवाकी के खिलाफ नारे लगाए हैं। इस विवाद ने न केवल भारतीय छात्रों बल्कि ब्रिटिश हिंदू समुदाय और भारतीय मूल के लोगों में भारी भरकम आक्रोश पैदा कर दिया है। इस बहस में कश्मीर को स्वतंत्र कहे जाने वाले विचार के विरोध में भारतीय छात्रों ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर भारत का था, जम्मू कश्मीर भारत का है और जम्मू कश्मीर भारत का रहेगा जैसे नारे लगाए। ब्रिटेन में भारतीय और ब्रिटिश हिंदू समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन इनसाइड यूके ने भी ऑक्सफोर्ड यूनियन को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में बहस के विषय और वक्ताओं के चयन पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। इनसाइड यूके का कहना है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर सवाल उठाने वाली कोई भी बहस भारत की संप्रभुता को सीधा ठेस पहुंचाएगा। वहीं बता दें, श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति ने किया कमाल, सदन में बहुमत से ज्यादा सीटें जीती। क्या रहा रिजल्ट बता दें। श्रीलंका के निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित आधिकारिक चुनाव परिणामों के अनुसार राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नाइके की पार्टी नेशनल पीपुल्स पावर यानी एनपीपी ने बृहस्पतिवार को संसद में बहुमत हासिल कर लिया। श्रीलंका के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की ओर से पूर्वाह्न 11 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार मलिमावा चिन्ह के तहत चुनाव करने वाली एनपीपी ने 123 सीट जीती, जबकि 171 सीटों पर परिणाम की घोषणा हो चुकी है। कुल 196 सीटों में से 25 सीटों के परिणाम घोषित होने बाकी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हुए कुल मतदान के आधार पर सभी दलों को अन्य 29 सीटें मिलने की उम्मीद है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान बेचने निकला अपनी सरकारी एयरलाइंस तो खरीदार ने लगा दी ऐसी बोली कि हो गया पाकिस्तान को उसकी गरीबी का एहसास। जी हाँ दोस्तों, गरीबी में आटा गीला वाली कहावत जो है वो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इसे सच होते देखना चाहते हैं तो जरा पाकिस्तान की तरफ आप नजर डाल सकते हैं। दोस्तों, कर्ज और गरीबी में डूबे पाकिस्तान ने अपनी एकमात्र सरकारी एयरलाइंस बेचनी चाहिए तो पहले उसे खरीदार ही नहीं मिले और अब मिला भी तो उसने ऐसी बोली लगा दी जिससे सुनकर पाकिस्तान को अपनी गरीबी का एहसास हो गया। पाकिस्तान की एकमात्र सरकारी एयरलाइंस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए कर्ज में डूबी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से $7 अरब का कर्ज देने के एवज में पाकिस्तान से यह शर्त रखी गई कि उसे अपनी कर्ज में डूबी एयरलाइंस को बेचना होगा। इसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार ने खरीदार तलाशने शुरू कर दिए। पाकिस्तान सरकार ने अपनी एयरलाइंस को बेचने के लिए मिनिमम 85 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी करीब 250 करोड़ रुपए की कीमत रखी थी। इस कीमत पर सरकार कंपनी में 60% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बोली दाता ने सिर्फ 10 अरब पाकिस्तानी रुपया करीब 30 करोड़ के आसपास भारतीय रुपए का ही ऑफर किया। ये रकम पाकिस्तान सरकार की तय कीमत का महज 8वां हिस्सा थी। पाकिस्तान ने इस बोली को बाकायदा पूरे देश में लाइव भी करवाया। इस्लामाबाद के एक होटल में बाकायदा इसका लाइव सेशन भी चलवाया, जिसका प्रसारण सरकारी न्यूज चैनल पीटीवी पर भी किया गया। हालांकि इतना ताम झाम होने के बावजूद बोली कैंसिल हो गई और एयरलाइंस बेचने का मंसूबा धरा का धरा रह गया। बोली कैंसिल होने के बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नाजिर ने कहा, अगर मेरी बोली को नामंजूर किया जाता है तो मैं पाकिस्तान सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। जिसके बाद दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को पता चल चुका होगा कि वो कितना गरीब है और उसकी औकात क्या है। अगली खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी, जहां पर शहबाज
नवाज शरीफ को IMF ने लगाई लताड़, खर्च में कटौती के बाद भी क्यों फेल रही पाकिस्तान की सरकार, बता दें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पड़ोसी देश पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार को फटकार लगाते हुए कह दिया है कि उसे अपने बजट पर कड़े नियंत्रण की आवश्यकता है। IMF ने कहा कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को खर्च में कटौती करने के अलावा वित्तीय अनुशासन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। IMF के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017 के बाद से ही पाकिस्तान का कर्ज भुगतान दुगना हो चुका है, इसीलिए इससे निपटने के लिए खर्च में कटौती करना होगा। IMF ने हालिया रिपोर्ट में ये कह दिया है कि पाकिस्तान अपने राजस्व का 60% हिस्सा लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है, जो चिंताजनक है। IMF ने पाकिस्तान पर एक तकनीकी सहायता की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें शरीफ सरकार को 2 टूक कहा गया है कि पाकिस्तान को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देने और इस पर काम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, तुर्की का काल खरीदेगा भारत का दोस्त, इजरायली ब्रह्मास्त्र से फेल होंगे खलीफा एर्दोगन के नापाक मंसूबे। जी हां, मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देख रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन लगातार अपने पड़ोसी देश ग्रीस को डराने में जुटे हैं। तुर्की तेजी से अपनी ड्रोन सेना को तैयार कर रहा है और इस खतरे को देखते हुए ग्रीस ने भी कमर कस ली है। नाटो देश ग्रीस तुर्की के खिलाफ अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए इजराइल से 2 अरब यूरो में आयरन डोम जैसा सिस्टम खरीदने जा रहा है। तुर्की और ग्रीस के बीच में दशकों से दुश्मनी रही है और हाल के दिनों में दोनों के बीच रिश्तों को सुधारने की कोशिश हुई है, लेकिन एथेंस को खलीफा एर्दोगन के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। इसी वजह से ग्रीस ने इजराइल के साथ एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बातचीत शुरू की है। साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका, POK नहीं जाएंगी चैंपियंस ट्रॉफी। भारत की आपत्ति के बाद ICC ने लिया फैसला। दोस्तों, अगले साल पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। इसको लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी को पाकिस्तान भेज दिया है। ये ट्रॉफी गुरुवार को इस्लामाबाद पहुंच गई है, मगर इसी बीच पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका लगा है। वो इस ट्रॉफी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK नहीं भेज सकेंगे। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने प्लान तैयार किया था कि वो इस ट्रॉफी को 16 से 24 नवंबर के बीच ट्रॉफी को पूरे पाकिस्तान में घुमाया जाएगा। इसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर भी लेकर जाया जाएगा। साथ ही इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के 3 शहरों स्कार्दू, मुर्री और मुजफ्फराबाद में भी ले जाने का फैसला किया गया था, मगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बोले तो BCCI की आपत्ति के बाद ICC ने इस पर संज्ञान लिया। साथ ही पाकिस्तान को यह आदेश दे दिया है कि ये ट्रॉफी पाकिस्तान के हर जगह इसको घुमाओ, लेकिन POK नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। बता दें कि पाकिस्तान सरकार अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रॉफी को नए स्थानों पर लेकर जाएगी। इसी के तहत ट्रॉफी को दुनिया के दूसरे सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर भी लेकर जाया जाएगा। बहरहाल ICC के इस फैसले का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो गुड डिसीजन टेकन बाय ICC कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, X के माध्यम से। मिलते हैं अगली खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।